अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो चैप्टर नंबर 6 फिज़िक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि इस चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम है, तो इसको कट करके इक्विलिब्रियम लिख लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर का नाम ये है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। पहले ये जो डेफिनेशन है स्टैटिक्स की, कि स्टैटिक्स क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टैटिक्स का मतलब होता है वो बॉडी जो कि इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हो, या वो बॉडी जो कि रेस्ट में हो। मैंने रेस्ट आपको बताया था, जो मूवमेंट नहीं करती। ठीक है, जो मूवमेंट नहीं करती वो रेस्ट में होती हैं। जो हरकत में नहीं होती वो रेस्ट में होती हैं। तो वो स्टेट कहलाती है स्टैटिक स्टेट। क्या कहलाती है? स्टैटिक स्टेट। जो वो बॉडी जो रेस्ट में हो वो स्टेट बॉडी की क्या कहलाती है कि वो किस स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में है, और उस कंडीशन को कहा जाता है स्टैटिक। ठीक है, static deals with the body at rest under number of forces. The equilibrium and conditions of equilibrium, और यहाँ आगे लिख लेगा R the equilibrium and conditions of equilibrium are satisfied ठीक है, दिस इज आई। एफ के बाद आई लिखा है मैंने। ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ, इस वजह से सही से लिखा नहीं जा रहा, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरी डेफिनेशन हो गई सेटिस्फाइड तक। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं कि एक बॉडी है, अब ये एक जगह पे रखी हुई है। जब इसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको दोबारा रिकॉल कराने के लिए यहाँ पे चैप्टर 6 में मैं आपको रिकॉल नहीं कराऊंगा। मैं आपको सिर्फ नई चैप्टर है तो नया चैप्टर की मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा। मैं आपको पुराने चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। आपका काम है कि आप रिकॉल करें उन सब चीज़ों को, और अगर समझ नहीं आ रहा तो दिस इज़ योर फॉल्ट कि आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने, और सही से नहीं सुने तो दोबारा सुनिए। और लेक्चर सुनने में काहिली नहीं दिखाया करें बस। ठीक है, तो ये एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, ये टेबल पे रखी है फॉर सपोज, तो नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रही होगी ना, टेबल की तरफ ये फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ, और टेबल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी। अब ये ना तो ये टेबल को तोड़ के नीचे गिर रही है, और ना ये ऊपर उछल रही है। ये टेबल पे रखी हुई है, एक रेस्ट की हालत में है। यानी कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये इस पे जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं, दोनों क्या हैं? बराबर हैं, बराबर फोर्सेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको हिला दूं, अपनी एक्सटर्नल अपने हाथ से इसको हिला दूं, इसका मतलब ये है कि आगे जा रही है। अब अगर ये इस तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है कि आगे से रोकने वाली इसको कोई फोर्स नहीं है ना, कोई ताकत नहीं है, तो ये नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेट फोर्स है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये इन दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस क्या थी? बैलेंस थी। ऊपर नीचे वाली फोर्सेस बैलेंस थी, लेकिन ये जो राइट की तरफ फोर्स लग रही है बैलेंस्ड नहीं है। जब भी ये जो ब्लॉक है, जो बॉक्स है, ये आगे की तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, दिस इज नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, फिर आता है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कहते हैं कि मोमेंट आर्म के लिए आप थोड़ा सा रुकें, पहले आप टॉप पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मोमेंट आर्म। ठीक है, मोमेंट आर्म कहते हैं फॉर सपोज, सॉरी टॉर्क कहते हैं। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट आर्म मैं बता रहा हूँ आपको। टॉर्क कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी टर्न होती है, फॉर सपोज
अगर मैं दरवाजे का ऊपर वाला हिस्सा देखूं, फॉर सपोज ये दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे का मैं ऊपर वाला हिस्सा देख, अच्छा चलें छोड़ें, दरवाजे को छोड़ दें आप। ये एक स्टिक है जो कि इस एंड से जुड़ी हुई है, कहीं पे लगी हुई है, ये एंड इसका फ्री है, ठीक है, ये एंड इसका क्या है, फ्री है। आप इसको इस तरह से घुमा सकते हो। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर बना देता हूँ, रुकिए। ये देखें, फॉर सपोज ये एक स्टिक है, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइंट करा हुआ है और ये इस तरह से घूम सकती है। अगर मैं इसको घुमाऊं तो अगर मैं इस पर यूं फोर्स लगाऊंगा तो ये घूमेगी, यहाँ से तो अटैच रही थी, घूमेगी। तो इसका मतलब ये जो टर्न आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क। दिस टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, ये कहलाता है मोमेंट आर्म। क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये क्या है, ये एक आई थिंक इस, मुझे इंग्लिश में तो नहीं पता इसे क्या कहते हैं, सॉरी उर्दू में नहीं पता मुझे इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये टूल है, ठीक है, और ये नट टाइट करने के लिए काम आता है, ठीक है, कोई भी बोल्ट या नट्स वगैरह उसको टाइट करने के लिए काम आता है। अब अगर ये तो एंड इसका फिक्स्ड हो गया, आगे वाला, ठीक है, अब ये जो आपको फोर्स नजर आ रही है, ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, रेड कलर से जो लिखी हुई है फोर्स, जब आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसे घुमाओगे तो इसका मतलब ये टर्न हो रहा है। तो दिस इज नोन एज द टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज द टॉर्क। और इसके अलावा ये जो पूरा जो टूल है, दिस इज द मोमेंट आर्म, क्योंकि डिस्टेंस है ना, जहां से ये फिक्स्ड हुआ है नट से लेकर एंड तक का डिस्टेंस का मोमेंट आर्म हो गया, ठीक है। अब ये वाली भी डायग्राम देख लेते हैं। मोमेंट आर्म, ये एक्सिस है इसका, ठीक है, और ये पूरा फ्री जो है वो इसका, इसकी रॉड या कुछ भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा, और अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये घूमेगा, सही है, और ये घूमने वाला अमल क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है, सही है। और जब ये घूम रहा होगा, क्या जब ये घूम रहा होगा, यानी कि अगर ये एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये वो पॉइंट है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, जिसको कहा जाता है मोमेंट आर्म। और ये जब इस तरह से घूमेगा तो ये टर्निंग इफेक्ट कहलाएगा टॉर्क, और ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म, जिसको आर से डिनोट किया जाता है और फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है। फिर इसके अलावा आपको ये वाली लास्ट डायग्राम भी दिखा देते हैं। ये पिवट भी जॉइंट को कहते हैं, एक्सिस को कहते हैं। फोर्स आप यहाँ पे लगाओगे तो ये घूमेगा, और ये टॉर्क कहलाता है। और ये पूरा डिस्टेंस जो है, दिस इज नोन एज द मोमेंट आर्म। आई होप ये आपको समझ आया हो, ठीक है। टॉर्क कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर किन किन चीज़ों पर टॉर्क डिपेंड करता है? एक तो आपने कितनी फोर्स लगाई है, कितनी फोर्स आपने अप्लाई करी है, और कितना डिस्टेंस है। ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा, और कम डिस्टेंस होगा तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा होगी तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा। फिर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? टॉर्क की एक और डेफिनेशन है, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ये भी लिख सकते हैं आप, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। T is equals to F multiply है, दिस इज मल्टीप्लाई बाई D। F force, D moment arm, F for force, D moment arm, या R भी लिख सकते हो आप, सही है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर किसी बॉडी की देखी जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि वो बॉडी का
सबसे ज्यादा वेट किस जगह है, ठीक है, सबसे ज्यादा वेट किस जगह होता है ट्राइंगल का। अगर मैं यहाँ पे कुछ बॉडीज की बात करूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर शेप बॉडीज की, एमसीक्यूज में आता है, पूछा जाता है कि हर बॉडी का, ये अलग अलग किस्म की बॉडीज हैं, इनका किस किस का कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल इस तरह से होता है, ठीक है। और अगर मैं इंटरसेक्शन बनाऊँ, इंटरसेक्शन पता है ना सबको, दिस इज द इंटरसेक्शन, ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, दिस इज द इंटरसेक्शन। मैं आपको ये ये इंटरसेक्शन होता है, जो ब्लैक से मैंने डॉट बनाया ना, दिस इज द इंटरसेक्शन, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, सेंटर में होता है। स्क्वायर का कहाँ पे होता है, और पैरेललोग्राम का भी वैसे ही होता है। पैरेललोग्राम आपको पता है ना, इस तरह का होता है, पैरेललोग्राम इस तरह होता है और स्क्वायर इस तरह होता है। स्क्वायर का ये यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बीच में होता है। यानी कि सबसे ज्यादा वेट स्क्वायर का कहाँ पे होता है, स्क्वायर शेप्ड जितनी भी बॉडीज होंगी, जितनी भी स्क्वायर शेप्ड बॉडीज होंगी, वो उनका सारा वेट कहाँ पे होता है, इस यहाँ पे सेंटर में। इंटरसेक्शन, दिस इज द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। फिर स्फेयर, स्फेयर कहते हैं बॉल जैसे शेप को, बॉल्स होती है ना, जो फुटबॉल वगैरह जो होती है, वो स्फेयर कहलाता है, वो शेप स्फेयर कहलाता है। और उसका सेंटर, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, नहीं सबसे ज्यादा वेट कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। फिर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहते हैं वो स्टेट जिसमें हर फोर्सेस बैलेंस्ड हो। जैसे मैंने आपको इस ऊपर वाली एग्जांपल में बताया था, अभी तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स लगा के इसको हिला दिया था, लेकिन जब ये बैलेंस थी, यानी कि जब ना इस पे कोई एक्सटर्नल ये रुकी हुई थी, तो इसका मतलब इस पे सारी फोर्सेस क्या थी, बैलेंस्ड थी। तो ऐसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। या अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही हो, यानी कि एक ही स्पीड से चल रही हो, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही हो, तब भी इस पे जितनी भी फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। इस पे बैलेंस्ड होंगी, क्यों, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर कंटिन्यूसली चल रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जिसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी, है ना। जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो फोर्स चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, चाहे कांस्टेंट मोशन में हो, या रेस्ट की स्टेट में हो, दोनों हालत में फोर्सेस जितनी भी होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, और ऐसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ, ये कट कर दीजिएगा, इफ देयर इज नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है दोनों में, यहाँ पे भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। और ये कहाँ मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। गाड़ी है, गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और इस पे दोनों फोर्सेस, सारी फोर्सेस जितनी भी हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, चाहे वो कांस्टेंट मोशन में हो या अगर वो रुकी भी हो तब भी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का वर्ड जब भी सुनो आप समझ जाओ रेस्ट, और डायनामिक का वर्ड जब भी सुनो आप समझ जाओ मूवमेंट कर रही है, इन स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। स्टैटिक के लिए मैंने आपको ये सारी जो है रेस्ट मोशन, ये सब मैंने चैप्टर 3 में पढ़ा है, आपको ये सब पता होना चाहिए रेस्ट मोशन क्या है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता रेस्ट मोशन क्या है तो आप पहले चैप्टर 3 की रिकॉर्डिंग सुने, बाद में ये सुने। When a body is at rest, रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उस इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट मोशन में, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में के साथ मूव कर रही है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर आता है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? कंडीशन ये है कि कंडीशंस होती क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि कब कब इक्विलिब्रियम की स्टेट में बॉडी पाई जाती है। अगर ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी
एक बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में पाई जाएगी, वरना नहीं होगी इक्विलिब्रियम में। अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन को जो है वो फॉलो नहीं किया गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के हिलाता हूँ इसे, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, एफ फॉर फोर्स, मैंने यहाँ पे फोर्स लगा के इसको हिला दिया, इसका मतलब ये है कि ये आगे की तरफ हिल गई। अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में तो है ही नहीं, क्योंकि ये हिल चुकी है अपनी जगह से। और इस पे ये वाली फोर्स कैसी है, अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने वाली क्या कोई दूसरी फोर्स लग रही है? नहीं। इसका मतलब इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक और फोर्स लगा दूं इसी के बराबर की, इसी के बराबर की एक और फोर्स लगा दूं, तो अब ये बैलेंस हो जाएगी। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, चारों बैलेंस्ड हैं, तो अब ये इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएगी। तो पहली कंडीशन ये है कि जितनी भी फोर्सेस हैं लग रही हैं, अगर किसी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उन सब का जब आप सम करोगे तो वो क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 के बराबर। फॉर सपोज ये लग रही है 10 न्यूटन, ये भी लग रही है 10 न्यूटन, ये लग रही है 20 न्यूटन। मैंने सही से लिखा नहीं जा रहा मुझसे, आप 20 और 10 ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, ये 10 न्यूटन लग रही है, नीचे वाली भी 10 न्यूटन है, ये और ये साइड वाली 20 न्यूटन। दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए ना। अगर यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर ये मैं इसको बढ़ा के फॉर सपोज यहाँ पे 30 कर दूं, तो इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई। अब ये बॉडी उस तरफ जाएगी, है ना। जब ये बॉडी उस तरफ जाएगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के लिए ज़रूरी ये है कि फोर्सेस हर तरफ बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए वाली 20 न्यूटन की फोर्स है, और इसको बैलेंस करने के लिए ये 10 न्यूटन की फोर्स। 10 न्यूटन की 10 न्यूटन को बैलेंस करिए, और 20 न्यूटन की 20 न्यूटन को बैलेंस करिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया है, और नहीं पढ़ा आपने तो दोबारा सुनिए रिकॉर्डिंग। सही है। तो अगर मैं इन सब का सम करूंगा, इन सब को प्लस करूंगा, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक फोर्स माइनस में होगी, एक फोर्स प्लस होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी ऑपोजिट है, इसकी ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव होगी तो ये वाली नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो इसका मतलब जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी फोर्सेज होंगी वो क्या होंगी? उनका सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि जितने भी टॉर्क लग रहे होंगे, अगर कोई बॉडी टर्न हो रही है, फॉर सपोज इस बॉडी को मैंने यहाँ से अटैच किया हुआ है, और ये इसको मैं टर्न कर रहा हूँ उस तरफ टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी टॉर्क लग रहे होंगे ना, टॉर्क भी, जितने भी टॉर्क का सम हो, चाहे क्लॉकवाइज लग रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी टॉर्क लग रहे होंगे एक बॉडी पे, वो उनका भी सम क्या आना चाहिए? इसी तरह 0। जब जाके कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। अब आता है स्टेट्स। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम? सबसे आसान है, इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स होती हैं? पहला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड स्टेट को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड स्टेट का नाम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ये ए है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहली स्टेट ये है कि अगर या फॉर सपोज एक किताब रखी है, फॉर सपोज इसको मैंने हल्का सा उठाया ऊपर, हल्का सा मैंने ऊपर उठाया, जब मैं छोड़ूंगा ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसी बॉडी जिसको मैं हल्का सा डिस्टर्ब करूं और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम।
इसको मैं हल्का सा, जब मैंने उठाया और वापस छोड़ दिया, हल्का सा उठाया वापस छोड़ दिया, ये वापस अपनी जगह पे गिर गई, जैसी थी वैसी हो गई। इसका मतलब ऐसी इक्विलिब्रियम को कहा जाता है, ऐसी स्टेट को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड स्टेट में अनस्टेबल, अगर फॉर सपोज ये मैंने पेंसिल यहाँ पे स्टैंड, यहाँ पे मैंने पेंसिल रख दी, इस तरह से खड़ी करके रख दी पेंसिल। मैंने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया, हल्की सी फोर्स लगाई, क्या ये वापस अपनी जगह पर आएगी या गिर जाएगी? पेंसिल जाहिर सी बात है गिर जाएगी, ये वापस अपनी जगह पे नहीं आएगी। तो वो बॉडी जो वापस अपनी जगह पे ना आ पाए और वो इक्विलिब्रियम में हो पहले और वो फिर वापस अपनी जगह पे ना आ पाए, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है सेकंड स्टेट, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये वापस अनस्टेबल थी ना, स्टेबल नहीं थी, जब भी अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाई, गिर गई। लेकिन मैंने बुक को उठाया और उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया अपनी जगह से, लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आ गई। बुक को आप ऐसे करके रख दोगे, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको हल्का सा टच करोगे तो वो वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाएगी। लेकिन पेंसिल को अब अगर आप इस तरह रख दोगे, तो ये स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। पेंसिल को आप इस तरह से रख दो, इसको हल्का सा ऊपर उठाओ, वापस गिराओ, गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो स्टेट जिसमें अगर कोई बॉडी को हल्का सा डिस्टर्ब किया जाए और वापस अपनी जगह पर आ जाए, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और अगर वो स्टेट जिसमें अगर बॉडी को डिस्टर्ब किया जाए और वो अपनी जगह पर ना आ पाए, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी, फॉर सपोज यहाँ पे एक बॉडी है ए, ये बॉडी ए जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंटिन्यूसली मूव कर रही है। क्या कर रही है? कंटिन्यूसली मूव कर रही है, यहाँ 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 इस तरह मूव कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्योंकि इसमें एक तो ये बात है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो ऐसी स्टेट को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिफ्ट ना हो, उठाई ना जाए, डिस्टर्ब ना हो, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पॉइंट ए से, फॉर सपोज ये चलो पॉइंट बी लिख देते हैं इसको, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक मूव कर रही हो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, कोई मसला नहीं है। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक मूव कर रही हो इस तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रही हो, ठीक है, तो ऐसी एक स्टेट को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सही है। तो ये छोटा सा आपका चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया। इजी चैप्टर है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ ऐसे याद करनी है, कुछ एग्जाम क्वेश्चन है। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया, ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, और इसके अलावा न्यूट्रल भी था, यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। यहाँ पे वही इक्विलिब्रियम है, फिर इक्विलिब्रियम आ गया, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ठीक है, फिर स्टेट्स वही आ गई, अनस्टेबल, न्यूट्रल। और ये एग्जाम्पल्स आपने लाजमी लिखनी है, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे आपको। चाहे वो बोले पेपर में कि एग्जाम्पल लिखनी है, नहीं लिखनी, आपने एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख कर आनी है। आपने कोई अपनी तरफ से कंजूसी नहीं करनी। आप कोई जो है वो जितनी आप शीट्स इस्तेमाल करें आप काम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, अगर वो नंबर वो काट नहीं सकता फिर नंबर, और फिजिक्स में पूरे नंबर मिलते हैं 100 आउट ऑफ 100। तो अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी, अच्छी परसेंटेज आएगी तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। सही है। तो अब आप लोगों ने सिर्फ करना ये है कि इस चैप्टर की लर्निंग शुरू कर देनी है, और इस चैप्टर में से अगर कोई चीज़, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इजी चैप्टर है, ठीक है। और ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, आपने इसको ये इसमें से भी याद करना है, ठीक है। आप चाहे ये वाला ये या तो ये वाला एग्जाम स्टेबल एंड अगर आप ये वाला याद कर रहे हो, फॉर सपोज ये आपने याद कर लिया, तो ऊपर से आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे एग्जाम्पल्स भी तीन है, तो आप एग्जाम्पल को भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल याद करना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है।
ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, आपके जो नीचे एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं वो सारे ऊपर से ही नोट से लिए गए हैं, बस वो एग्ज़ाम क्वेश्चन क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये रिपीटेड हैं तो इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। बाकी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये याद रखिएगा, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। सेंट बाकी डेफिनेशन है छोटी छोटी, और ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, अब मैं ये एंड कर रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप रिकॉर्डिंग को पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा सुन लिया करें।